कल हम पढ़ रहे थे अनुसूचियां, है ना। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 8 अनुसूचियां थी। और 9वीं किससे संबंधित थी? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित। कब आई? 51 से संबंधित थी। 10वीं? दल बदल से। कब आई? 1985 में। 1985 में आई। और ये हम पढ़ रहे थे दल क्या होता है, और ये हमने देख लिया था। अब देखते हैं दल बदल। दल बदल क्या होता है? पहले हमने दल पढ़ लिया, अब दल बदल को देखते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई जीता हुआ, ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई व्यवस्था जिसमें कोई उम्मीदवार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ गई है सर। ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई उम्मीदवार किसी दल के चुनाव किसी दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ लेता है। अर्थात किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी के पास भी नहीं आ रही क्या? भावना आ रही है? आ गई है हमारे पास तो। मनीषा के पास नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज। मनीषा कोई बात नहीं, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लो एक बार, क्योंकि बाकी लोगों के पास जा रही है, इसका मतलब मामला ठीक है। या तो कुछ देर में आ जाएगी, या आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें तो वापस आ जाएगी, क्योंकि किसी के पास ही नहीं जा रही होती तो यहां से दिक्कत होती। ठीक है ना। देखो, ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई उम्मीदवार किसी दल के चुनाव चिन्ह से क्या लड़ता है? चुनाव लड़ लेता है। क्या लड़ लेता है? चुनाव लड़ लेता है। अर्थात किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। देखो, यहां दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो उम्मीदवार जीता हुआ, एक उम्मीदवार हारा हुआ। दो प्रकार के उम्मीदवार हैं। कितने प्रकार के उम्मीदवार हैं? दो प्रकार के उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार जीता हुआ, एक उम्मीदवार हारा हुआ। हारे हुए उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं होता। जब उम्मीदवार हार ही गया तो वो सिस्टम से क्या हो गया? बाहर हो गया। वैल्यू किसकी है? जीते हुए की। जीता हुआ उम्मीदवार अपनी पार्टी के साथ है। किसके साथ है? अपनी ही पार्टी के साथ है, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, अन्य पार्टी में चला जाता है, तो अब दिक्कत ही दिक्कत है। समझ में आई? अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चला जाता है तो यहां पर क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। इसे ही क्या कहेंगे? दल बदल कहलाता है। बात समझ में आई क्या? जीता हुआ उम्मीदवार किसको छोड़ दे? अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी को छोड़कर कहां चला जाए? अन्य पार्टी में चला जाए तो क्या कहलाएगा? दल बदल कहलाता है। अब उसकी कुछ शर्तें हैं, देख लो क्या क्या है।
इसमें पहली शर्त है यदि सभी जीते हुए उम्मीदवार अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दल बदल नहीं कहलाता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीते हुए उम्मीदवार अन्य पार्टी में क्या हो चले जाएं, और वो भी कैसे, सभी के सभी, तो ये दल बदल नहीं कहलाता है। दल बदल कौन सा कहलाएगा? जो अन्य पार्टी में तो चले जाएं लेकिन कुछ लोग चले जाएं। जैसे एग्जांपल देखो, एक पार्टी में 60 लोग जीते। कितने लोग जीते? 60 लोग। और ये 60 के 60 ही अन्य पार्टी में चले जाएं, तो ये दल बदल नहीं कहलाएगा। इसमें से कुछ लोग चले जाएंगे तो क्या कहलाएगा? दल बदल कहलाएगा। दल बदल से संबंधित निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा, और इधर विधानसभा अध्यक्ष लेगा। तो सदन का अध्यक्ष किससे संबंधित निर्णय लेता है? दल बदल से संबंधित निर्णय लेता है। बात समझ में आई क्या? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। दल का मतलब क्या है? यहाँ पार्टी है। ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई उम्मीदवार किसी दल से चुनाव लड़ लेता है, और चुनाव कैसे लड़ता है? उसके सिंबल पर। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या? कटा हुआ हाथ। और कटे हुए हाथ से अगर कोई चुनाव चिन्ह लड़ लेता है और फिर वो बाद में लालटेन में चला जाता है ना, कमल के फूल में चला जाता है, या फिर और किसी पार्टी में चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? दल बदल कहलाएगा। अर्थात किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, जीते हुए सभी उम्मीदवार यदि अन्य कहीं चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? दल बदल नहीं कहलाता है। कुछ लोग अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। दल बदल कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। और दल बदल से संबंधित निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है। अब आप 11वां देखो, पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज। और ये कब आया था? 1992 में तो पारित, और 1993 में लागू। ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय शासन से संबंधित है। कुछ भी कह लो, एक ही बात है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें क्या क्या आता है? ग्रामीण स्वशासन आता है, ठीक है, और स्थानीय शासन भी आता है। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं 11वीं अनुसूची को। पंचायती राज व्यवस्था, ये 2 अक्टूबर 1959 नागौर
कहाँ है नागौर? कौन से राज्य में है? नागौर कौन से राज्य में है? राजस्थान। नागौर राजस्थान। बगदरी गांव में पंचायती राज की नींव पड़ी। ठीक है, या नींव लगी। तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत मानी गई है या हुई है। इतनी बात समझ में आई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान के बगदरी गांव में पंचायती राज की क्या पड़ी? नींव पड़ी। और किसके शासनकाल में? तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी के शासनकाल में ऐसा हुआ। सवाल लिखो। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई? आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगला सवाल लिखो। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? आंसर आएगा नागौर जिला के बगदरी गांव से, या ऐसे लिख लो बगदरी गांव, नागौर जिला राजस्थान से। बगदरी गांव, नागौर जिला राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, अब इसमें एक बात और जोड़ लेना, इसे ग्रामीण प्रशासन भी कहते हैं। ये व्यवस्था किससे संबंधित है? ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है। और इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितनी स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला स्तर कौन सा है? ग्राम। आप मेरे साथ डायग्राम बना लेना। ग्राम, ग्राम में कौन है? ग्राम, ऐसे लिखो। पहला है संस्था, दूसरा है प्रमुख। संस्था, प्रमुख और स्तर, 3 भाग है इसके। संस्था ग्राम पंचायत, प्रमुख सरपंच और स्तर ग्राम या गांव भी कह सकते हो आप। दूसरा
पंचायत समिति, पंचायत समिति। इसमें क्या आएगा? प्रमुख प्रधान। इसमें क्या आएगा? तालुका, खंड या मध्यम स्तर, एक ही बात है, या मध्यम स्तर। तीसरा आएगा जिला परिषद, जिला परिषद। इसका प्रमुख कौन है? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। स्तर कौन सा है? जिला। इस डायग्राम को ऐसे कैसे बना लो? बना लो, फिर मैं लिखा देता हूं ताकि कैसे याद रहेगा ये। तो बना लिए। बना लिए? तो लिखो इसमें, Yes, नीचे sir. लिखो नोट लगा के, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। पहली लाइन में लिखो पहली व्यवस्था या पहला स्तर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें पहला स्तर लिखो ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत नामक संस्था पाई जाती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत नामक संस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख सरपंच होता है। जिसका प्रमुख सरपंच होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. दूसरा लिखो, दूसरा स्तर जिसे खंड या तालुका भी कहते हैं। दूसरा स्तर जिसे खंड या तालुका भी कहते हैं, इस स्तर पर पंचायत समिति नामक संस्था पाई जाती है। इस स्तर पर पंचायत समिति नामक संस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। ये वाला। अगला लिखो, लिख लिया क्या? Yes, sir. लिख लिए। तीसरा लिखो, तीसरे स्तर पर जिला परिषद नामक, तीसरे स्तर पर जिला परिषद नामक संस्था पाई जाती है। जिला परिषद नामक संस्था पाई जाती है, जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है तथा यह जिला स्तर पर पाई जाती है। तथा यह जिला स्तर पर पाई जाती है। तीनों लिख लिए? Yes, sir. एक और नोट लगा लो, इसमें लिखो
तीनों ही स्तर पर सीधे जनता को जोड़ा गया है चुनाव के माध्यम से। तीनों ही स्तर पर सीधे जनता को जोड़ा गया है चुनाव के माध्यम से। जो इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जो इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे। मैं पूछता हूं, आप जवाब देना। पंचायती राज व्यवस्था में दूसरे स्तर पर कौन प्रमुख होता है? प्रधान। पंचायती राज व्यवस्था में दूसरे स्तर पर कौन सी संस्था पाई जाती है? पंचायत समिति। तो क्लियर है। दूसरे स्तर पर कौन सी? पंचायत समिति। तीसरे पे जिला परिषद, पहले पे ग्राम पंचायत। प्रमुख कौन है? सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख। फिर इधर कौन है? ग्राम में, खंड में और जिला में, तालुका में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक वो है पहले ही ये। ठीक है, पंचायत तो हमने खूब देखी है ना। अरे पंचायत में कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत में एक तो सरपंच होता है, एक कौन होता है? सरपंच, मुखिया, और एक वार्ड पंच या पंच। यही लोग होते हैं। अरे इसमें कौन कौन होते हैं? सरपंच, उप सरपंच, पंच या वार्ड पंच। बस अपन यही देखेंगे। इसमें पंचायत राज में अपना इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिला परिषद में भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपके सिलेबस में मोस्टली यही दे रखी है ना। ये इनको भी मैं आउटर में बता दूंगा क्या क्या होता है। सरपंच का चुनाव कौन करता है भाई बताओ? सरपंच का चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? राजस्थान से पंचायती राज शुरू हुआ है और आपको ये नहीं पता कि सरपंच के चुनाव में भाग कौन लेता है। कैसे काम चलेगा? अब याद रखना, ग्राम वासी जिनका नाम मतदाता सूची में है, ठीक है, पंचायत के वे सदस्य जो केवल उसी क्षेत्र में भाग ले पाएंगे। ऐसे नहीं कि गांव तो इस पंचायत में पड़ता है, चुनाव कहीं और देने जाए, नहीं, जहां पंचायत है उसी गांव के लोग। समझ में आ रहा है? जहां पंचायत है वहीं के लोग, पंचायत के ग्रामवासी जिनका नाम किसमें है? मतदाता सूची में है, क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। किसको वोट दे सकते हैं? सरपंच को वोट दे सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ सरपंच का जो चुनाव होगा कौन सी पद्धति से होगा बताओ? आनुपातिक या सर्वाधिक मत जीत से? बताओ, बहुत डिटेल से पढ़ा था हमने। आनुपातिक या सर्वाधिक मत जीत? सर्वाधिक मत जीत प्रणाली से। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पड़ोसी से एक ज्यादा लाने वाला सिस्टम है। तो सरपंच के चुनाव में कोई दिक्कत आई क्या? पंचायत के वे सभी सदस्य जिनका नाम किसमें है? पंचायत समिति के इलाके के
गांव में है। अब देखो उप सरपंच छोड़ो पंच, इसमें कौन भाग लेगा? पंच वार्ड पंच के चुनाव में कौन भाग लेगा? देखो एक पंचायत में 9 वार्ड होते हैं मिनिमम, कितने होंगे? 9 वार्ड। तो 9 वार्ड किससे छोटे होते हैं? पंचायत से छोटे, ठीक है ना। और सरपंच को कितने वार्ड मिलते हैं? 9 कम से कम, फिर जनसंख्या के अनुसार बढ़ते जाते हैं। तो प्रत्येक वार्ड के सदस्य, प्रत्येक वार्ड के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। बताओ क्या दिक्कत आई? वार्ड पंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? वार्ड पंच चुनाव, वार्ड पंच, वार्ड के सदस्य भाग लेते हैं। अब एक सामान्य पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? 9 वार्ड होते हैं। फिर इसे बढ़ा दिया जाता है किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। 2 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पंचायती राज में सबसे पहला स्तर है ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत में सीधे भाग कौन ले रही है? जनता भाग ले रही है। कौन ले रही है? जनता। और जनता का क्या रोल है? कि वो अपने जनता। पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेगी। लेकिन वार्ड पंच में क्या है? यही बात सरपंच में भी लागू हुई कि दूसरे गांव के लोग जिनका नाम पंचायत में नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरे वार्ड के लोग दूसरे वार्ड में वोट नहीं डाल सकते। जिस वार्ड के व्यक्ति हैं उसी वार्ड के चुनाव आपको करने हैं। ये बात क्लियर? यानी कि 1 नंबर वार्ड का व्यक्ति है तो उसे वोट केवल 1 ही नंबर वार्ड में डालना है। 10 नंबर या 8 नंबर वार्ड का कोई व्यक्ति है तो उसे 8 नंबर वार्ड में ही वोट डालने का मौका मिलेगा, दूसरे में वोट नहीं डाल सकता है। बताओ क्या दिक्कत आई? तो वार्ड पंच को कौन चुनता है? वार्ड की जनता। वार्ड पंच को कौन चुनेगा? वार्ड की जनता चुनेगी। और वोट किस में डालेगी? अपने ही वार्ड में डालेगी। अब बचा कौन? उप सरपंच बचा। ये बताओ भाई कौन चुनेगा इसको? उप सरपंच को कौन चुनता है? नाम तो सुनाएगा उप सरपंच का। उप सरपंच को ये वार्ड मिलकर चुनते हैं, वार्ड मिलकर अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? एक व्यक्ति को उप सरपंच चुनेंगे। क्लियर है क्या? देखो सरपंच तो डायरेक्ट किससे चुना जाता है? जनता से चुना जाता है। किससे चुना जाता है? जनता से। डायरेक्ट कौन आएगी? जनता आएगी और सरपंच का चुनाव करेगी। वार्ड पंच भी किससे चुना जाता है? सीधे जनता से चुना जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तीसरा उप सरपंच, ये जनता से नहीं चुना जाता है। तो खास कौन हो गया? उप सरपंच। लिख लो, उप सरपंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव जनता द्वारा, नोट लगा के लिख लो, उप सरपंच का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं होता है। उप सरपंच का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं होता है, जबकि जबकि वार्ड पंच मिलकर, जबकि वार्ड पंच मिलकर, वार्ड पंच मिलकर अपने में से, वार्ड पंच मिलकर अपने में से किसी एक व्यक्ति को
अपने में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच चुन लेते हैं। उप सरपंच चुन लेते हैं। अब इसमें एक चीज और, सरपंच को कौन उठाएगा पद से? सरपंच को पद से कौन उठाएगा? वार्ड पंच। कौन उठाएगा? वार्ड पंच। वार्ड पंच बहुमत के आधार पर, वार्ड पंच बहुमत के आधार पर सरपंच को पद से हटा सकते हैं। नोट लगा लो, लिख लो। वार्ड पंच, अगला नोट लगाओ। वार्ड पंच सरपंच को बहुमत के आधार पर, वार्ड पंच सरपंच को बहुमत के आधार पर हटा सकते हैं। अब ये बहुमत कैसे होगा? टोटल वार्ड पंच कितने थे? 9। तो 5 विरोध में पड़ जाए या इससे ज्यादा, या तो कितने पड़े? 5, या इससे क्या पड़े? ज्यादा। या तो कितने पड़े? 5, या क्या पड़े? इससे ज्यादा वोट अगर पड़ जाए किसके? सरपंच के खिलाफ। सरपंच के खिलाफ तो सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? या तो कितने पड़े? 5, क्योंकि 9 का बहुमत कितना होता है? 5। 5 वोट विरोध में आ जाए किसके? सरपंच के। या इससे ज्यादा कितने भी आए, 9 भी आ सकते हैं, 8, 7, 6, 5। 4 से नहीं हटेगा, है ना? 4 से सरपंच नहीं हटेगा। अब इसमें एक शर्त और है, वो और लिख लो। ये तो लिख लिया, वार्ड पंच बहुमत से किसको हटा सकते हैं? सरपंच को हटा सकते हैं। बस लास्ट लाइन लिखो, नवनिर्वाचित सरपंच को कार्यकाल शुरुआत से 2 वर्ष तक नहीं हटाया जा सकता। 2 वर्ष तक पद से नहीं हटाया जा सकता। नहीं हटाया जा सकता है। लिख लो, नवनिर्वाचित सरपंच को उसके कार्यकाल की शुरुआत से 2 वर्ष तक नहीं हटाया जा सकता। कितने वर्ष तक नहीं हटाया जा सकता? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें आगे एक माइनस का निशान लगा के लिखो, यह सरपंच के पद की सुरक्षा, यह सरपंच के पद की सुरक्षा तथा स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह सरपंच के पद की सुरक्षा तथा स्थायी विकास के लिए किया गया है। लिख लिया? कोई सवाल है क्या बेटा? कोई सवाल है क्या? नो। ठीक नो है सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।